अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूदा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। नाजरीन, खादिम आला शहबाज शरीफ के एक और मनी लॉन्ड्रिंग के कारनामे का इंकशाफ हुआ है। क्या इस स्कैंडल को झूठा करार देने वाली नून लीग आलमी जरीदे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी? जबकि इस स्कैंडल में बरतानवी हुकूमत की शफाफियत के ऊपर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या बरतानवी हुकूमत भी खुद इस मामले से क्लियर होगी? जबकि क्रिकेट की वर्ल्ड कप का आखिरी मार्का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जारी है। कौन बनेगा क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, क्या वाकई शहबाज शरीफ का खानदान बरतानवी इमदाद का पैसा हड़प कर गया? तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 35 साल से बरसर इक़्तिदार रहने वाली शरीफ खानदान की करप्शन की कहानियां हर दौर में ही ज़बानी ज़द-ए-आम रहीं। मुख्तलिफ अदवार में आलमी जरीदों में सहाफ़ियों के तहरीक खेज़ इंकशाफात ने पाकिस्तानी अवाम को ये सोचने पर बहुत बार मजबूर किया कि ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जिसके तहत गुज़श्ता 35 सालों में मुल्क गरीब से गरीब तो होता गया, लेकिन ये खानदान अमीर से अमीर तर होता गया। इस गिद्दड़ सिंगी का अंदाज़ा पाकिस्तानी अवाम को 2016 में हुआ, जब पैनामा लीक्स के बाद शरीफ खानदान से मनी ट्रेल मांगी गई तो इसमें वो नाकाम रहा। कभी कतरी खत पेश किया गया और कभी टेम्पर्ड ट्रस्ट डीड पेश की गई, तो कभी पैसा दुबई मुंतकिल करने की कहानियां भी सुनाई गई, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी गई। और आज इसी मनी ट्रेल न देने का खमियाजा नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में भुगत रहे हैं। पैनामा लीक्स की जद में सिर्फ नवाज खानदान ही आया था, लेकिन पैनामा लीक्स के बाद मुल्क में जारी एहतसाबी अमल के आफ्टर शॉक से शहबाज खानदान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 2 माह पहले नैब ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया और उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया था। शहबाज खानदान आज भी नैब में पेश होकर ये तहकीकात भुगत रहा है, जबकि आज आलमी जरीदे में छपने वाले एक आर्टिकल में सहाफ़ी डेविड रोज ने दावा किया कि बरतानिया की जानिब से सूबा पंजाब को ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए 500 मिलियन पाउंड की रकम में मुबैना खुर्द हुई और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लाखों पाउंड बरतानिया भिजवाए गए। इसी आर्टिकल में सहाफ़ी ने एक बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद का डेली मेल को भी दिया गया इंटरव्यू शामिल किया, जिसमें बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने दावा किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ के खानदान के लिए बर्मिंघम के दफ्तर से लाखों पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग की और ये काम इतनी बारीकबीनी से किया गया कि बरतानवी हुकाम की जानिब से बुक का जायजा लेने वालों को भी इसकी भिनक तक नहीं लग सकी। आर्टिकल में यह भी दावा किया गया है कि बरतानवी हुकाम ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड की इमदाद की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जो कि गुर्बत के खात्मे के लिए दी गई थी। इस आर्टिकल ने बरतानिया और पाकिस्तान दोनों में भंचाल की कैफियत पैदा कर दी है। जहां बरतानवी हुकूमत ने इस आर्टिकल में शाया इंकशाफात की तरदीद की, वहीं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि प्लांटेड स्टोरी है और इल्जाम आयद किया कि स्टोरी को प्लांट करने में मौवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का खुसूसी किरदार है। लेकिन वाज़ेह रही कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शवाहिद और दलाइल देने के बजाय सियासी बयानात और इल्जामात पर ही ज्यादा इन्हिसार किया, जबकि उनकी जानिब से सहाफ़ी डेविड रोज की वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो तस्वीर दिखाई गई वो भी तकरीबन 1 साल पुरानी थी। इस बात की तस्दीक सहाफ़ी डेविड रोज और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मिलने वाली ट्वीट की तारीख से भी हो सकती है। इस सारी सिचुएशन के बाद सवाल ये है कि अगर स्टोरी गलत है तो क्या शहबाज खानदान बरतानवी जरीदे के खिलाफ केस दायर करेगा? इसी जरीदे ने 1 साल पहले शरीफ खानदान की लंदन में 21 जायदादों का दावा किया था और शरीफ खानदान तब भी इसको गलत साबित नहीं कर पाया था। तो क्या अब भी नहीं कर पाएगा? क्या इस स्टोरी और ऊपर से नैब अगर एक्शन ले तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ खास तौर पर एक्शन ले रही है, क्या वो इस स्टोरी पर भी हुकूमत इन एक्शन होगी? इसी पर हम इन डिटेल बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारून साहब, डेली मेल की जानिब से जो इंकशाफात किए गए, इसकी तरदीद बरतानवी हुकूमत ने भी कर दी और फिर आपने देखा होगा कि नून लीग ने भी इसकी तरदीद कर दी। तरदीद तो करना ठीक है, दोनों की जानिब से हो गई, लेकिन ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस आर्टिकल में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस एक शख्स का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुआ है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ये स्टोरी कितनी डेंजरस हो सकती है नून लीग के लिए और पर्टिकुलर शहबाज शरीफ के लिए? क्या ये स्टोरी पैनामा लीक्स वाला हंगामा बर्पा करेगी? इस स्टोरी को अगर आप बहुत ज़्यादा अहमियत न दें और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रीड करने की कोशिश न करें, तो एक सादा सी बात तो सबको मालूम है कि उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बरतानिया में। स्विट्ज़रलैंड में नवाज शरीफ साहब का अकाउंट है, दुबई में उनकी इन्वेस्टमेंट है और मुल्कों में भी है। वो पेरिस का कह के जाते थे और स्विट्ज़रलैंड जाते थे
और नून लीग के लीडर हमें बताते थे जो उनसे नाराज होते थे कि स्विट्जरलैंड गए हुए। एक वाकया मुझे मालूम है कि एक स्विस बैंकर को $70,000 का एक कालीन खरीद के देने की उन्होंने कोशिश की, सौदा नहीं तय पा सका। वो कालीन वाला $1,00,000 मांग रहा था। इसमें कोई डाउट है कि नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की जायदादें हैं बैरून मुल्क से, बेनजीर की भी थी। ये तो एक 88 से तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है करप्शन का, और ये तो नवाज शरीफ एंड कंपनी तो उससे पहले भी कर रहे थे, फिर जरदारी मंजर आम पे आए, जिसमें किसी को रत्ती बराबर शुबा नहीं, डिटेल्स में कहीं कोई चीज गलत हो सकती है। रह गई प्लांटेड स्टोरी, तो प्लांटेड क्या, शहजाद अकबर की तो ड्यूटी यही है कि वो करप्शन का सुराग लगाए और जरूरत पड़े तो अखबार नवीसों को ब्रीफ भी करे। तो उनके इसमें तो, और ये कितने टीटी के केस हैं, ये ताजा वाकये को अगर आप थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी कर दें तो उनके साहबजादों के नाम पे जो टीटीज आई हैं, पपीते बेचने वालों की तरफ से और परांदे बेचने वालों की तरफ से, तरह आम आदमियों की तरफ से, वो बेचारे डरे सहमे हुए फिरते हैं। तो इसमें क्या शुबा है, और मुकदमा मुझे शुबा है कि ये करेंगे, लेकिन डेविड की तरदीद को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। आज बड़ा गर्दिश कर रहा है डेविड रोज का नाम भी और इनका इंटरव्यू भी। उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी है वो यही कहते हैं कि मुझे पहले भी धमकाया गया था, जब मैंने पहले एक नवाज खानदान का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर लेकर आए थे तब भी धमकाया गया था, और अभी धमकियां दी जा रही है कि उनको डिफेमेशन का उनके खिलाफ केस दायर किया जाएगा। लेकिन वो पास्ट का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि पहले भी सिर्फ दावे किए गए लेकिन मेरे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अभी वो मोर देन वेलकम बोल रहे हैं नवाज लीग को कि आप आएं और फिर मैं देख लूंगा अदालतों में आपको, अगर आप सच्चे हैं। तो एक जो सहाफी है उसका दिमाग क्या होता है, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे होता है अगर उसके पास सबूत ना हो, और अगर सबूत है तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट आप ब्रिटिश मीडिया का मुआवजा पाकिस्तानी मीडिया से न करें। वहाँ जो अजाला हैसियत और रुफी के मुकदमात हैं ना, डेफेमेशन के जो कवानीन हैं वो सख्त हैं, फैसले काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। या पाकिस्तानी अखबार को 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ा था एक कालम पे, हालांकि वो ऐसा कोई बहुत संगीन मामला नहीं था। तो जो स्टोरियाँ इस तरह नहीं छपती हैं, स्टोरियां वहां जो छपती है, चूंकि अखबार को दिवालिया होने का खतरा होता, हुए है वहां अखबार दिवालिया। मर्डोक कहाँ गया, वो इसकी नजर हुआ, इतना बड़ा इन्वेस्टर था, इतना बड़ा पब्लिशर था। तो वो वकील देखता है, जायजा लेता है डॉक्यूमेंट्स का, और उसके देखने के बाद वो छपती हैं। हमारे यहाँ भी आपका माजी के मुकाबले में तो काफी एहतियात की जाने लगी है। सीरियस स्कैंडल जो है उसको डिस्कस किया जाता है, एडिटर रिपोर्टर के साथ बैठता है। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ 92 से, मैं बहुत सी खबरें मुस्तरद कर देता हूँ। बात तो इस वजह से कि उनकी अहमियत इतनी नहीं होती, अखबार के लिए मुनासिब होती है, प्रोग्राम के लिए। बाद मैं कहता हूँ कि ये सब्सटेंशिएट नहीं कर सके आप रिपोर्टर से, मैं कहता हूँ हर रोज 1-2 खबरें औसतन में मादरत कर लेता हूँ कि मैं नहीं दे सकता हूँ। हालांकि वो दिलचस्प होती हैं, बामानी होती है, बड़ी सनसनीखेज भी होती है, जिनकी जरूरत होती है। ब्रिटिश मीडिया मोहतात है, यूरोपियन मीडिया ओवरऑल मोहतात है। मतलब मजायका खेज कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि 1 साल पुरानी जो है वो तस्वीर उठाकर मरियम औरंगजेब जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही हैं। तो क्या ये उनको जेब देता है? आप देखें, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मजाक बना रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं वो थोड़ी सी भी ऑथेंटिसिटी से बात नहीं करते, फैक्ट्स के साथ नहीं लाते। ओहो, मरियम औरंगजेबी को तो जेब देता है, और किसको जेब देता है? ये कोई लोग सियासी कारकुन हैं, ये कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खां हैं, ये कोई आबदा हुसैन है, ये कोई असर खान है, ये कोई मियां तफैल मोहम्मद हैं, ये शेरबाज मजारी हैं, ये कोई अपना सैयद अबुल आला मौदूदी हैं, ये कोई सोहरवर्दी हैं, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर थोड़ी हैं। एक आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि ये माफिया है, और माफिया शरीफ खानदान लोकल माफिया नहीं है। इनकी बहुत सी चीजें निकलेंगी अभी, और बहुत बेशुमार। ठीक है हारून रशीद साहब, क्या नैब इस स्टोरी पर कोई आ सकता है? नैब की कैपेसिटी में आ रहा है ये केस भी, अगर वो इसे परसू करे? मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर सटल साहब को फोन कीजिए, अगर वो चीन से आ गए हैं तो आपको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली आपके इल्म में भी हो, सोर्सेज भी आपको कोई ना कोई खबर तो दे ही रहे होंगे, कुछ हमें भी बताएं कि इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, वाकईतन मैं हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का मामला है, तो क्यों नहीं ले सकता? अपेरेंटली तो ले सकता है, लेकिन बेहतर है आप कानूनी माहिरीन से पूछें, या डॉक्टर सदल से, अफजल शिगरी से, या तारक खोसा साहब से पूछें, वो बेहतर बता सकते हैं। कलीम इमाम से पूछ लें, वो भी PhD है क्रिमिनोलॉजी में।
हारून रशीद साहब, आज के इस डेली मेल के बाद हर तरफ पाकिस्तान और पर्टिकुलर नून लीग को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बाइसी शर्मिंदगी बन रहे हैं। हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि कहीं तो नवाज शरीफ की जो हुकूमत और ये हुकूमत नून लीग की है, ये हमें कहीं माफ़ कर देती कि पाकिस्तान की बदनामी का इतना शदीद ये बाइस बन रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कॉमेंट है कि अब जाहिर सी बात है जो ब्लॉगर जो राइटर है वो भी एंड में चोर लिख गया, बोल गया इनको चोर? बस गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी और उनकी हमशीरा मोहतरमा और अजीम शहीद लीडर बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लूटा है। 88 से पहले करप्शन इस तरह नहीं थी। भुट्टो साहब पे बाद इल्ज़ामात हैं, वो साबित नहीं किए जा सकते, लेकिन वो करीन क्यास हैं। कुछ और लोगों ने भी छोटी मोटी गड़बड़ की, वरना 47 से 88 तक का जो अरसा है उसमें हेड ऑफ द स्टेट्स ये नहीं करते थे। टॉप ब्यूरोक्रेट्स की अक्सरियत भी कलीन थी। गुलाम इसाक़ा कलीन थे, जलाल हैदरजादी, फजलुर रहमान, सैकड़ों को हम जानते हैं और सादा जिंदगियां गुजार रहे हैं। करप्शन जो है वो जहां जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं होता, जज़ा व सज़ा नहीं होती, वहाँ इसी तरह परवान चढ़ती है। फौज में इतनी करप्शन क्यों नहीं है? फौज वाले हमारे भाई हैं। मेरा एक कज़न फौज में जाता है, एक पुलिस में जाता है, एक पॉलिटिक्स में जाता है, एक आदमी जर्नलिज्म में जाता है, एक बिजनेस में जाता है। ये सारे लोग मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? मुख्तलिफ इंसानों को एक तो तालीम की ज़रूरत होती है सेहतमंद एटीट्यूड के लिए, गंदगी से बचने के लिए, और एक कानून के खौफ की ज़रूरत होती है। कानून का खौफ कहाँ है इस मुल्क में? कानून का खौफ का अब उसकी इब्तदा हो रही है, वो भी एक सरकारी दबाव के तहत, इमरान खान की जिद की वजह से। अब भी सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कोशिश की है, मॉडल कोर्ट्स बनाई है। आपको एक जबरदस्त पुलिस और जबरदस्त अदलिया चाहिए होती है, उसको बनाने में अगर आप आज तहिया कर लें फिर भी कुछ वक्त लगेगा। उसकी तरफ तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो इंडिविजुअल्स को लेके बैठे हैं। नवाज शरीफ जाएगा, फर्ज कीजिए आज इमरान खान नहीं है पॉलिटिक्स में, और ये बहुत अरसा रहेगा भी नहीं इमरान खान, इसलिए कि इसको सियासत का फहम तो है नहीं, तो दूसरे लोग आएंगे इसी तरह के, वो भी हो सकते हैं, वो दयानतदार भी हो सकते हैं कुछ माजी के हुक्मरानों की तरह, तो और वो बदयानत भी हो सकते हैं। और सबसे आपने कभी गौर किया, सबसे ज्यादा गालियां ज़ियाउल को दी जाती हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। उसकी सियासी गलती अपनी जगह, लेकिन उसने कोई ना मुल्क के खिलाफ कभी काम किया, ना उसने कभी कोई पैसा बनाया, बच्चों को करीब नहीं फटकने दिया हुकूमत के। बच्चे उसके नौकरी करते थे और कर्ज लेके उसने मकान बनाया था, उसको सब गालियां बकते हैं। ये अजीब एक ज़हनी तौर पे उलझा हुआ माशरा है। मैं उसकी सियासत की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली ज़ियाउल की, मैं तो उसकी जाती जिंदगी की बात कर रहा हूँ जो इतनी उजली थी कि हैरत होती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल, लोग जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तो हम देख रहे हैं कि अब कोई स्ट्रांग होती जा रही है कि किसी भी बात को क्रिटिसाइज अगर करना शुरू करना है तो एंड उसका इमरान खान पर ही करना है। वो हुकूमती हम देखते हैं ऑपोजिशन जिस पर भी हाथ पड़ता है वो यही डायरेक्ट अब कहता है कि इमरान खान ही ये कर रहे हैं और इंतकाम की सियासत। उसकी और वजह है, उसकी वजह सियासी नहीं है। ये एक जो लोग नफ्सियात पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि शिकायत होती है, शिकायत अगर दूर न कीजिए तो गीबत पैदा होती है। वो जायज़, ये शिकायत गलत भी हो सकती है, सही भी। गीबत के बाद फिर ये बुग़्ज़ व अनाद पैदा होता है, फिर जत्थेदारी होती है। ये है कट थ्रोट मुकाबला, ये एक दूसरे को तबाह करेंगे तो बचेंगे। अब इसमें इमरान खान जीतता है या वो जीतते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान को सियासत वैसे तो कोई नहीं आती, लेकिन इमरान खान फाइटर बहुत अच्छा है और उसका अपना दामन रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल साफ है। मैं बहुत से वाक़यात का गवाह हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक तवील अरसा उसके साथ गुजरा है। वो जब अब 2012-13 में पैसों की ज़रूरत, 2012 की बात होगी तो मैंने कहा मैं किसी से कहता हूँ तो मैं 2 करोड़ रुपए दे देगा। वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है प्रॉपर्टी का, तो ही रिफ्यूज्ड एंड सेड कि मैं नहीं लेता पैसे प्रॉपर्टी वालों से। कल कोई कंसेशन मांगने आएंगे। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम मत तो नहीं देना कोई रियायत? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। तो वो रुपए पैसे के मामले में तो उसका दामन साफ है, मगर ये अनाज जो है ये इक़्तिदार की वजह से है और अब खौफ का अंसर भी उसमें शामिल है। जरदारी साहब डरे हुए हैं, ये भी डरे हुए हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं और हर तरह से उस पर वार करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर वापस इसी स्टोरी पर आए तो इमदादी जो रकम हड़प हो गई है, हड़प होने के बाद अब ये भी लोग ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये भी बातें कर रहे हैं कि आइंदा कोई भी मुल्क अगर हमें फंड देना चाहेगा मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए तो वो थोड़े रिलक्टेंट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई फिर रिलक्टेंट होंगी दूसरी हुकूमतें या फिर वेरी करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? नहीं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में दूसरी का तनकीद होगी, बाकी जो होती रहती है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ।
जनरल कियानी साहब को $1 बिलियन ऑफर किए सऊदीज ने, और ये कहा कि ये पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन देते हैं, आप अपनी निगरानी में प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर लें। ही रिफ्यूज्ड। और इससे पहले $200 मिलियन अमरीकी वजीर खारजा हेलरी ने ऑफर किए थे, तो भी उन्होंने कहा था कि सूबाई हुकूमत ही करेगी खर्च, मैं निगरानी करूंगा। निगरानी की तो $200 मिलियन में 700 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई। अगर नवाज शरीफ से जरदारी बनाते तो कम अज कम $600 मिलियन दरकार होते। तो वही $1 बिलियन उन्होंने रिफ्यूज जो किए थे, वो बाद में उन्होंने $1.5 बिलियन नवाज शरीफ को दिए, जरदारी को नहीं देना चाहते थे। वैसे भी उसके खिलाफ थे, उनका यह भी ख्याल था कि वो बहुत ज्यादा पैसे खा जाता है। नवाज शरीफ एंड कंपनी खाते तो हैं मगर कम खाते हैं, सभी को मालूम है, इमारात को मालूम है, चीनियों को मालूम है। चीनियों ने क्यों कहा कि CPEC में फौज गारंटर हो? इसीलिए कहा कि पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, कहीं मंसूबे फ्लॉप ही ना हो जाए। हालांकि चीनी की कंपनियां कम लालची नहीं है, वो भी रुपए पैसे के मामले में गुजरे, हम उन्हें इकोनॉमिक एनिमल्स कहते हैं। लोगों को मालूम है, तीसरी दुनिया के सारे मुल्कों में यही होता है। वो अपनी सियासी अगराज के लिए, अपनी कौमी तरजीहात के लिए फंडिंग करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेली मेल की स्टोरी और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इसी अहम गुफ्तगू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहबाज गिल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताइएगा, यूजुअली तो जो संडे है वो ठंडा तस्वुर किया जाता है, लेकिन आज सुबह से ही डेली मेल की जो स्टोरी आर्टिकल है इसने काफ़ी गर्मा गर्मी मचा रखी है, काफ़ी तहलका है। मैं इस स्टोरी को इन डेप्थ तो आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले आपका कॉमेंट मुझे ये चाहिए कि नून लीग इस स्टोरी को इंटरलिंक क्यों कर रही है गवर्नमेंट के साथ? जी बहुत शुक्रिया। नून लीग हर चीज़ को इंटरलिंक गवर्नमेंट के साथ करती है। कोई मैटर जुडिशरी से रिलेटेड हो, कोई इनके एहतसाब का मामला हो, नैब के अंदर इनके चलने वाले केसेस हों, तमाम चीज़ें पहले वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा तनकीद करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं। जब हम जवाब देते हैं तो फिर कहते हैं जी इन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। मीडिया के भी कुछ दोस्त कहते हैं ये तो आपका मसला नहीं था, आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। तो हमें जवाब इसलिए देना पड़ता है कि जब वो हमें ड्रैग करते हैं ऐसी चीज़ों में। पैसा इन्होंने खाया, ये यूके की एड थी, इन्होंने अपने दामाद को मुबैना तौर पर 10 लाख पाउंड उसमें से दिए क्योंकि वो बहुत ही गरीब होगा, ज़रूरतमंद होगा। उसके अलावा बाकी भी 500 मिलियन का आपके गबन का है। ये कोई नई बात तो नहीं है। ये चोर हैं, चोर थे, ये चोर रहेंगे। जब हम इन्हें चोर कहते हैं तो ये कहते हैं, इन्हें गाली देते हैं। अगर जो आप काम करते हैं वो गाली है तो आप इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आपको चोर कहलवाना गाली लगता है तो आप चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? चोरी करना आप छोड़ते नहीं है, जब आपको चोर कहते हैं तो आपको वो गाली लगती है। तो ये मुझे इनकी जो फेक ईगो है, जो इनका एक फेक किस्म की इन्होंने अपनी सेल्फ एस्टीम बनाई हुई है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। ये कोई नफ्सियाती मर्ज है इस पूरे खानदान को, मुझे लगता है कि चोरी करनी है, आवाम के पैसे के ऊपर रहना है। अभी 8 दिन पहले 7 दिन पहले मरियम सफदर साहबा के घर से हमने जो गाड़ी इन्होंने वो भी चोरी की थी, एक किस्म की गवर्नमेंट की दबाई हुई थी, वो निकाली है। उस पर अभी तक माजरत नहीं की इतनी बड़ी लीडर साहबा ने। तो बुनियादी तौर पर ये चोरी करते हैं और उसके ऊपर सीनाजोरी करते हैं। इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। एक मुल्क ने एक एड दी है, उसको भी खा गए ये खैरात का पैसा ये नहीं छोड़ते, इमदाद का पैसा ये नहीं छोड़ते, डेवलपमेंट का पैसा ये नहीं छोड़ते, इन्वेस्टमेंट का पैसा ये नहीं छोड़ते। कौन लोग हो तुम लोग? हर चीज खा जाते हो। बिल्कुल। मुझे लगता है अगर जो इसको काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, उसमें वो 1 साल पुरानी तस्वीर दिखाती रही, जिसमें जी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो मुलाकात कर रहा था, इंटरव्यू किया इमरान खान से इलेक्शन से पहले का। अब वही कॉरेस्पॉन्डेंट अब मीडिया से बातें कर रहा है और इंटरव्यूज दे रहा, कह रहा है रिडिकुलस है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देखती रही है मैडम, और इनको इतना ख्याल नहीं आया कि ये एटलीस्ट चेक कर लेती कि ये 1 साल पुरानी तस्वीर है, उसको यहाँ लिंक कर दिया, और इनको तो चाहिए था कि ये सबूत दिखाती। इस पर आपका क्या कॉमेंट? आप मुझे कभी बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आने से पहले ये जो मरियम औरंगजेब साहबा है, ये कौन है? इन्होंने जिंदगी में क्या किया हुआ है? इनके जिंदगी में अपनी में क्या अचीवमेंट है? इससे पहले ये कोई नौकरी करती थी?
ये किस तरह की नौकरी करती थी, ये क्या करती थी, इनकी एजुकेशन क्या है, इन्होंने जिंदगी में क्या अचीव किया था इससे पहले जो इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया था। तो जब आप ऐसे लोगों को ऐसे ओहदों पे लगाएंगे जिनमें ना दिमाग होगा, ना अकल होगी, ना एजुकेशन होगी, तो वो यही हरकतें करेंगे। प्रोफेशनलिज्म तो था नहीं कोई। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि वो बोलती ठीक है, प्रोपेगेंडा ठीक कर लेती हैं, झूठ बहुत पक्के मुंह से बोल लेती हैं, ये बातें ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल उनकी कोई प्रोफेशनल, वो कोई बैंकर होती, कोई लॉयर होती, कोई उस्ताद होती, उन्होंने जिंदगी में कुछ किया होता, कोई भी प्रोफेशन में आपकी तरह एंकर होती, कुछ भी उन्होंने किया होता, तो उन्हें कम से कम ये बेसिक प्रोफेशनलिज्म होती कि एक तस्वीरें जो हमने अपने फेसबुक पे खुद पब्लिश की हुई हैं 1 साल पहले, उनको दिखा रही हैं सबूत के तौर पे। डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अच्छा शहबाज गिल साहब, ये जो डील है, इसी ने गुज़श्ता साल जो है एक खबर ब्रेक की थी, इसी तरह की एक स्टोरी थी जिसमें शरीफ खानदान की 21 जायदादों का इंकशाफ हुआ। तब भी ये कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहा है कि 1 साल पहले भी मुझे हरास किया गया और मुझे ऐसे ही धमकाया गया कि हम आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माजी के पस मंजर में वो अब भी यही कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग आकर कभी कोर्ट में आकर डिफेमेशन का केस करेंगे, और फिर वो ये भी कह रहा है कि मैं इतना ऑथेंटिक हूं, अगर ये आते हैं तो मैं काउंटर करूंगा। ये बुज़दिल है, ये बुज़दिल हैं, ये गूंस हैं, ये गुंडे हैं, ये माफिया है जो पहले लोगों को शराब और ऐसी चीज़ों में, नासिर भट्ट जैसे इनके जो लोग हैं, लोगों को ऐसी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। जब वो लोग फंस जाते हैं, उनकी ये बाद में तस्वीर और वीडियो बनाते हैं, फिर ये उन्हें ब्लैक और रिश्वत ऑफ़र करते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ही लोगों को माफिया कहते हैं। ये हमारे माशरे की, असल में माजरत के साथ, ये हमारे माशरे की गंदगी है जो अब उबल के सामने आ रही है। ये लोगों को, इनको लगता है ये वहां के जर्नलिस्ट को भी ब्लैकमेल करेंगे। और भाई अब तो हमारा जर्नलिस्ट भी, अल्लाह का शुक्र है, ब्लैकमेल नहीं होता। आप हमारे जर्नलिस्ट को भी ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो सोसाइटीज तो हमसे भी आगे, हम उनको कैसे ब्लैकमेल करेंगे? तो आप कोशिश करके देख लीजिए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनमें आप मुझे बता दीजिए कि जिस दिन ये जाके चैलेंज कर दें, ये चोर हैं, झूठे हैं, किस मुंह से चैलेंज करेंगे जाके ये यूके में? मुझे उस दिन इंटरव्यू पे ले लीजिएगा जिस दिन ये चैलेंज करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं 99% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, ये कभी चैलेंज नहीं करेंगे। ये जो इनका झूठा रस्तू, ये एहसन इकबाल साहब हैं, इसको पूछें, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के यहां फेडरल मिनिस्टर थे और वहां आपने हुकामा रखा हुआ था एक चौकीदार का। आप शक्ल से चले, हो सकता है चौकीदार लगते हो, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। आपको इस कौम ने मिनिस्टर बनाया, फेडरल मिनिस्टर बनाया, झंडे वाली गाड़ी दी। आपको शर्म नहीं आती? आप क्या करते रहे? और इस ढिठाई के साथ ये असेंबली में तकरीरें भी करते हैं। कभी पूछा है आपने ये ख्वाजा आसिफ से, आपने एहसन इकबाल से, कि तुम लोग किस चक्कर में वहां चौकीदारे की नौकरियां करते थे? ये वॉचमैन थे हजूर, उसका कामा था मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। ये मनी लॉन्ड्रर हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये पॉलिटिशियन के रूप में क्रिमिनल्स हैं असल में। ओके, अब आपकी ऑब्जर्वेशन की नैब की कैपेसिटी है कि इस केस को टेकअप करे और फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन करे और फिर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट से कोई कांटेक्ट करे, उसके पास जो सबूत हैं वो ले, फिर पाकिस्तान में कोई इनके खिलाफ एक और केस बने? देखिए, इसमें 2 लेवल्स के ऊपर अप्रोच करना चाहिए और करना होगा, और इंशाल्लाह करेंगे। एक तो हमारे यहाँ नैब या जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि किसके अंडर आएगा ये, FIA होगा, कौन होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर भी है इसमें। और दूसरा, यूके की अपनी, वहां के टैक्स पेयर का पैसा जो चोरी हुआ है, तो हम वहां के लोगों से भी बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज वहां पे बैठे हुए हैं, कि वो भी यूके गवर्नमेंट से बात करें। अब आज इन्होंने एक बॉन्डी सी, वो स्टोरी डिफेड वालों ने देने की कोशिश की। वो वही वजह है, जैसे हमने, आपको याद है कि हमारे अगर यहां से लैपटॉप स्कीम है या कोई स्कीम है, उसमें धांधली हुई है, तो अगर हम अपने ही उस डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो वो डिपार्टमेंट मानेगा कि हमने करप्शन की है? अगर 92 न्यूज से या शहबाज गिल से कोई चीज गलत हुई तो हम मानेंगे? हम तो अपना पहला रिस्पांस यही देंगे कि हमसे नहीं हुई। तो इसी तरीके से अलेजिडली जो सब कुछ सामने आ रहा है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन ये इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगी। और जो स्टोरी है वो, इन्हें जावेद चौधरी साहब की स्टोरी पे तो ये बार बार खड़े होते हैं, और वो जो मॉरिस है वो इनको पसंद नहीं है। मेरा ख्याल उनका नाम डेविड मॉरिस है जिन्होंने ये स्टोरी दी है। डेविड मॉरिस इन्हें पसंद नहीं है। जावेद चौधरी साहब के कॉलम पे, जी जावेद चौधरी साहब के कॉलम पे बार बार कहते हैं कि जी जर्नलिस्ट ने क्लेम किया है, आप उनके क्लेम को सही माने।
अकरम नवीद, ये अली इमरान साहब जो वज़ीर आला पंजाब जो एक्स हैं, इनके दामाद का फ्रंट मैन भी है, ये प्ली बार्गेन कर चुका है। और अब इस केस में पर्टिकुलर दो गवाह हैं, एक तो है आफ्ताब महमूद और दूसरा अकरम नवीद। अब इन दोनों के जब एतराफ़ी बयानात सामने आएंगे तो आपको क्या लगता है केस काफ़ी संगीन नौयत नहीं इख्तियार कर जाएगा? ये आपने हमजा शहबाज को नहीं देखा, उसने भी पैसा जमा करवाया था मुशर्रफ के जमाने में। ये अब सियासी तौर पर बिल्कुल इनके ऊपर जितने कवर से वो उतर चुके हैं और अब इनकी जो सियासी शर्म थी वो भी उतर चुकी है। इन्हें अब अंदाजा हो गया कि इससे ज्यादा हमने बेनकाब क्या होना था। अब हो गए, अब रज के डिठाई के साथ जवाब दो। आप देखते नहीं वो कितनी डिठाई से जवाब देते हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन पर यकीन करते हैं, जिनको ये लगता है कि शायद ये अभी भी सच बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं यही दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह मियां उनकी आंखें खोले और दिखाए कि ये कौन लोग हैं, इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। ये तो खैरात का पैसा नहीं छोड़ते, आप देख लीजिए। और उसके बाद इनके पास डिफेंस के लिए वो जाली अरस्तू हैं, जो वॉचमैन थे यूएई में। डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि नून लीग ने पाकिस्तान को शर्मिंदा कराने में कहीं कोई किसी दुनिया के किसी कोने में कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक स्कैंडल आता है और पाकिस्तान के लिए बाइस से शर्मिंदगी बनता है। और इवन जो ब्लॉगर राइटर है वो भी चोर भी कह गया, चोर लिख भी गया। मदीहा अभी कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए। ये आटे में नमक के बराबर भी इनके अमाल अभी सामने नहीं आए। अभी तो देखिए इंशाल्लाह सच सामने आएगा, आपको नजर आएगा ये कितने छोटे लोग थे। ये तो हमारी बदकिस्मती सी यहाँ जिस जगह पे हम इनको लेके गए, ये अभी आपको नजर आएगा इन्होंने इस कौम के साथ क्या किया है। बहुत ही बददयांती की है, पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है, लूटा है बुरी तौर पर। और बदले में आप आज भी देख लीजिए इनकी, फिर ये कहते हैं खवातीन की इज्जत करें। आज इनकी फैमिली की खातून ने एक बहुत ही नामुनासिब ट्वीट किया और अगर वापस उनको जवाब दिया जाए तो फिर उन्होंने कहना खवातीन की इज्जत नहीं करते। तो मैं बाजी मरियम सफदर अवान से ये कहूंगा कि हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि खवातीन की इज्जत करनी है और हम करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी चोरी का जवाब दें, लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। जी, लेकिन वो तो तुम और तू पर आ गई हैं, मरियम साहिबा तो आ गई हैं, तुम और तू पर। वो तो प्राइम जी, उनकी तो जुबान वो जैसे घर के अंदर बात करती हैं, वो अब घर के बाहर भी वैसे बात करना शुरू हो गई हैं। मैं यही कहूंगा, मैं उन्हें तू और तुम नहीं कहूंगा, मैं उन्हें अभी भी आप कहूंगा। मेरे से बड़ी भी हैं उम्र में। मैंने आपको कहा कि मेरे से उम्र में बड़ी होने की वजह से मैं उन्हें अक्सर बाजी भी कहता हूं। मैं राना सनाउल्लाह साहब की तरह, जैसे वो फरदौस साहबा को तंजन बाजी कहते थे, मैं बिल्कुल तंजिया तौर पर नहीं कहता। मेरे से उम्र में बड़ी है, मैं उन्हें बाजी मरियम सफदर अवान कहता हूं। दिल से कह रहा हूं, और अगर मैं तंजन कह रहा होता तो बिल्कुल कैमरे में मानता, मेरे में मुनाफिकत नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूं और मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी चोरी का हिसाब दें, दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ तवज्जो ना दें, जो आपने हमेशा की है, आपकी पार्टी का वतीरा है। इनको देना पड़ेगा। तो क्या आपकी तवक्कात हैं इस दौरे हुकूमत में तमाम जो चोर हैं इनका एहतसाब हो जाएगा? उम्मीद तो है जी, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कौम से यह वादा किया है कि कोशिश वो पूरी करेंगे, आगे अल्लाह को पता है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लेके आए, अपने खर्चे कम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 40% अपना जो खर्चा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कम किया है। हम सिर्फ कौम से कुर्बानी नहीं मांग रहे, हम खुद भी साथ कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो अपने घर का बिजली का, गैस का सारा बिल पास कर देता है। गवर्नमेंट ने तो इकदाम करने, और डेफिनेटली आवाम तो यही चाहती है कि रिकवरी हो, पैसा खजाने में वापस आए। नहीं जी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने आपको कहा कि इसकी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन होगी और हम पूरी तवज्जो देंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन पे भी। और आप देखेंगे हमारे लोग जो इस पे, जो हमारे इदारे हैं आज़ाद हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। अभी ये वीडियो वाला मामला वो भी कोर्ट में देखते हैं, वहां पे ये क्या लेके जाते हैं, वहां भी आप देखेंगे इन्हें सुबकी भी होगी और बदनामी भी होगी। क्योंकि जब आप किसी की इज्जत उछालते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपको उसका जरूर अजर देती है, और अजर वही होता है जब दूसरे के लिए गड़ा खोदते हैं तो आपको उसमें गिरना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कुछ हल्के डिस्कस कर रहे हैं कि आइंदा इमदाद देने पर जो ममालिक हैं वो रिलक्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी ये ऑब्जर्वेशन बन गई कि पाकिस्तान की जो ऊपर लेयर है वो तो कोई भी आने वाली इमदाद को बड़ी खूबसूरती से लपेट लेते हैं, कोई अता पता ही नहीं होता। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करेगी ये ऑब्जर्वेशन, या फिर वाकई इसके दूर असरात होंगे? मदिया, एंड्रयू फॉरेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के 2-3 जो सबसे अमीर तरीन लोग हैं उनमें से एक शुमार होता है, उनका $13 बिलियन उनकी नेटवर्थ है।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वो ज़ाती दोस्त हैं, उनको बुलाया गया था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और पोलियो में हेल्प के लिए। मेरी जिम्मेदारी लगी थी उनको यहाँ होस्ट करने की पाकिस्तान में। मैं उनको वो जब उनका यहाँ क़याम था, वो आर्मी चीफ से भी मिले, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, मिनिस्टर्स के साथ भी मिले, हमारे MNAs मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ भी मिले, बिजनेसमैन के साथ भी मुलाकात हुई। तो जब वो वापस जा रहे थे मैंने उनसे पूछा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल में सबसे मिलने के बाद आपको क्या लगता है इन्वेस्टमेंट आएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल आएगी, एक शर्त पर, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो वो करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं वो करने में कामयाब हो गए तो यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टर हो या डोनर हो, वो कभी भी अपना पैसा किसी ऐसे मुल्क में नहीं लगाता जहां पे करप्शन हो रही हो। तो एक हमारी सारी प्रॉब्लम्स की एक जड़ है, वो करप्शन है, और उसकी जड़ ये दो भाई हैं। इन्होंने यहां पर ये कल्चर मुतारफ करवाया था करप्शन का। मैं तो बल्कि ऑन स्क्रीन कई दफा कह चुका हूं कि जो जरदारी साहब ने भी करप्शन की, वो इन्होंने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया था जिसमें जरदारी साहब ने भी अपनी बाल्टी भरी। ये दो भाई हैं जो मौजूद हैं करप्शन के, जो लोगों के ईमान, जमीर और इखलाकियात का जनाजा निकालने वाले हमारी सोसाइटी का। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने शुरू किया ये काम पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक कमेंट ये चाहिए कि 2003 में शहबाज शरीफ की लंदन में प्रॉपर्टी जो है वो 1.5 लाख पाउंड थी और 2018 में वही जायदाद 20 लाख पाउंड की हो गई। अब ये जो नया स्कैंडल आज डेली मेल की जो आर्टिकल है, इसके पढ़ने के बाद जो आम इंसान है उसके जहन में तो यही सवाल आ रहा है कि वाकई इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी और तभी जायदाद जमीन से आसमान तक जा पहुंची। तो उस आम फॉलोवर या इंसान को कैसे समझाएं, सच क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह पढ़ती होंगी, इन्होंने कभी कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा आइडिया लेके आए पाकिस्तान में जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, जो इन्होंने कहीं से चोरी ना किया हो? लिबर्टी के सामने फवारा बनाया तो किसी और मुल्क से चोरी करके लाए, मेट्रो बनाया तो वो जाके इन्होंने इस्तांबुल से चोरी किया आइडिया। मेरे कहने का मतलब है कि इनका कभी कोई जेन्युइन आइडिया देखा है? इनका 635 बिलियन डॉलर का बजट था पंजाब का डेवलपमेंट का, हमारा सिर्फ 320 का, क्योंकि हम इनकी तरह कर्जे नहीं ले रहे। 320 बिलियन का जो बजट है, आधा बजट है, आधे के बावजूद में हम हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट में 46 बिलियन दे रहे हैं, जो इन्होंने जिंदगी में कभी नहीं दिया। ये ना इंसानों की सेहत पे पैसा खर्च करते थे, ना एजुकेशन पे करते थे। 41% हमने एजुकेशन और हेल्थ का बजट बढ़ाया है। हम इंसानों पे खर्च कर रहे हैं। ये सीमेंट, बजरी, ब्रिज, सड़क पे खर्च करते थे, क्योंकि वहां से इन्हें कमीशन और किकबैक्स मिलते थे और ये वहां लंदन में जाके प्रॉपर्टीज बनाते थे। ये फर्क, हाँ वाकई आपको नहीं नजर आएंगे हम मेट्रोज बनाते हुए और ये बनाते हुए, लेकिन हम अपने इंसानों को बिल्ड करेंगे। हम आप जैसे पढ़े लिखे यंगस्टर्स प्रोड्यूस करेंगे यहां पर, जो दूसरे मुल्कों में या अपने मुल्क में काम करें और पाकिस्तान के लिए जरे मुबादला इकट्ठा करें। हम इनकी तरह सड़कें, ब्रिज और इन चीजों पे पहले पैसा नहीं लगाएंगे। जिस दिन हमारी आवाम पड़ गई, हमने हमारे फॉरेन रिजर्व बेहतर हो गए, दीज ऑल थिंग्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली। हमें ये कर्जे लेके बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पता है कि राना तनवीर साहब को भी मुस्लिम लीग नवाज से हमने लाइन अप किया था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग कि उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया इन टाइम में। एनीवेज थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट की वर्ल्ड वॉर पर। वेलकम बैक। क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है। यही वजह है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के मोस्ट फेवरेट टीम्स इंडिया और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो गई, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि क्रिकेट और पेशगोइयां कभी भी एक दूसरे की बेहतरीन साथी नहीं रही हैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले मेजबान इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने के दहाने पर थी, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप के फेवरेट के तौर पर लॉर्ड्स में उतरी है। यही बात न्यूजीलैंड के साथ भी है कि वो किसी तरह सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई, लेकिन अब वो क्रिकेट की तारीख रकम करने से एक कदम दूर है। वर्ल्ड कप वॉर के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते 242 रन का हदफ दिया, जिसके ताकुब में इंग्लैंड की टीम को शुरू में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताइएगा कि एक नया चैंपियन बनने जा रहा है आज, अगर वो इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंड, क्योंकि इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल ये मैच है। 11 गेंदें और 23 स्कोर जो है इंग्लैंड को बनाना है, जो कि मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की जो है परफॉर्मेंस वो एक्सेप्शनल रही है थ्रू आउट द गेम, और बड़ा ही बैलेंस साइड भी रही है? जितनी अच्छी उनकी बैटिंग थी उतनी अच्छी बॉलिंग भी। क्या कमेंट होगा आपका इंग्लैंड पर?
देखिए, इंग्लैंड बहुत शुरू से ही एक फेवरेट टीम के तौर पे इस टूर्नामेंट में उतरे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वो बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहे। मसलन सबसे पहले तो वो पाकिस्तान से मैच हार गए, जो इसका कोई इम्कान नहीं था, बल्कि खुद पाकिस्तान को कोई खास उम्मीद नहीं थी उस मैच के जीतने की। वो बड़ा अजीब व गरीब तमाशा हुआ। उसके बाद फिर इंग्लैंड कुछ संभले, कभी फिर खराबी हुई। अब इंडिया इंग्लैंड का मैच जो था, मेरे ख्याल में वो इंडिया को जीतना चाहिए था, उन्होंने अंडर प्ले किया, ठीक नहीं खेला। तो इसलिए मैं इंग्लैंड से कोई इतना मुतासर नहीं हो रहा हूँ। इसलिए नहीं मुतासर हो रहा कि उनकी बड़ी तैयारी है, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन वो जो है ना कि जो एक दो अच्छा बैट्समैन, एक दो अच्छा बॉलर, इस तरह से वर्ल्ड चैंपियन नहीं होते। अब देखिए, जैसे बटलर आउट हुए हैं तो इंग्लैंड की उम्मीदों पे बिल्कुल ऑफ पड़ गई है। उनका जो आस्किंग रेट है वो मेरा ख्याल है ओवर में 11-12 से भी बढ़ चुका हुआ है, बहुत काफी हो चुका है। तो इसलिए मैं तो इस वक्त न्यूजीलैंड को ज्यादा चांस समझता हूं उनके ये टूर्नामेंट जीत जाने का। और वैसे भी हमारी हमदर्दियां भी न्यूजीलैंड के साथ हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पोर्टिंग टीम है, ज्यादा अच्छी टीम। अच्छा खालिद महमूद साहब, 2015 में इंग्लैंड बहुत जल्द जो है वर्ल्ड कप से आउट हो गया था। 4 साल बाद अब इस वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि उसने कम बैक किया है, शेप अप किया खुद को, पूरी तैयारी के साथ वर्ल्ड कप के मैदान में उतरे और बड़ा जम के खेला। लेकिन आपको लगता है, आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर कि अगर मेहनत करें तो फिर कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं? हम कहाँ लैग कर गए? देखिए, इंग्लैंड ने तो वाकई बड़ी मेहनत की है। 1975 से आगाज हुआ था इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का, आज तक हालांकि वो समझा जाता है वो क्रिकेट की, उनका जो फाउंडर हैं उन्होंने क्रिकेट इजाद की हुई है, लेकिन बाकी मुल्क जीत गए। इंडिया 2 दफा जीता, पाकिस्तान जीता, श्रीलंका जीता, वेस्ट इंडीज 2 दफा वो भी जीते, ऑस्ट्रेलिया 4-5 दफा जीत चुका है। इंग्लैंड करीब भी नहीं पहुंचा जीतने के। बिल्कुल, इस वजह से वो इंग्लैंड की शायद इसी पर खालिद साहब आप हमारे साथ ही रहिए। अभी हमें स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब भी इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने तो सारा विटनेस किया, तो उनको कैसा फील आया। खालिद साहब, आप अगर पर्टिकुलरली हम देखें कि जोफ्रा आर्चर जो एक यंगस्टर हमने देखा कि प्ले करते रहे, और पाकिस्तान में इसी लेवल के मोहम्मद हसनैन थे, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को मौका मिल सकता है कि थ्रू आउट द गेम वो अपनी गेम को दिखा सके, खुद को साबित कर सके, हमने पाकिस्तान में मोहम्मद हसनैन को टाइम क्यों नहीं दिया? हो सकता है अगर उनको टाइम दिया जाता तो वो भी स्पार्क दिखा सकते थे। हसनैन बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े तेज बॉलर हैं। 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से उनको वक्त नहीं मिला। एक तो ये थे कि आपके तीनों जो मेन पेसर्स थे, खासतौर पे आमिर और वो जो था आफरीदी लड़का, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे। फिर वहाब रियाज भी सपोर्टिंग रोल में ठीक थे, तो वहाँ उनकी मेरे ख्याल में वो जगह नहीं बन सकी। दूसरी बात ये थी कि हसनैन जो थे उनको तजर्बा नहीं था ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलने का। उनकी जितनी भी अच्छी कारकर्दगी है वो ज्यादा T20 में रही है, तो गालबन इसी वजह से उनको ये मौका नहीं दिया गया। लेकिन ये बहुत खराबी की बात है। मैं समझता हूँ कि इतनी सलाहियत वाला बॉलर जो था उसको हर किस्म की तैयारी करा के ले जानी चाहिए थी, और उसको मौका भी मिलना चाहिए था। खालिद साहब, 8 गेंदें हैं जी और इंग्लैंड को बनाने हैं 16 रन, जो कि इंतहाई मुश्किल लग रहे हैं। न्यूजीलैंड ने तो बड़ा ही जबरदस्त टफ टाइम दिया हुआ है इंग्लैंड को। न्यूजीलैंड वाले 2015 में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे फाइनल में। जो टीम भी फाइनल में पहुंचती है ऑब्वियसली वो क्रेडिबल टीम है, तो फाइनल में पहुंची है ना, एक रोल मॉडल है वो टीम बाकी टीम्स के लिए। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो, उसके ऊपर लोग क्यों इतना डाउट करते रहे थ्रू आउट द गेम? क्यों लोग ऐसा कहते रहे कि न्यूजीलैंड तो डिजर्व ही नहीं करता? खालिद साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। इस वक्त हमें स्पोर्ट्स अर्टना मिर्जा इकबाल बेग साहब ने इंग्लैंड से ज्वाइन किया, उनसे पहले कमेंट लेते हैं। मिर्जा साहब, इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल गेम हम देख रहे हैं। 7 गेंदें जी, 15 स्कोर अब चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए। यही तो 92 में भी हुआ था, सारी निशानियां हम अपने लिए गिनवाते रहे, 92 में ये हुआ था, 92 में वो हुआ था, तो 92 में तो इंग्लैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन मदिया, 92 का फाइनल डिफरेंट था इस फाइनल से। इस फाइनल में अप्स एंड डाउन मुख्तलिफ आए। कभी कोई टीम की गिरफ्त मजबूत हुई, 86 रन पे 4 विकेटें गिर गई। जब इंग्लैंड की तो ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड गेम में वापस आ गया, 110 रन की पार्टनरशिप हुई। ये बड़ा एक्साइटिंग फाइनल है, और मैं समझता हूँ 1987 के वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे ये फाइनल ऐसा है कि जो आखिरी ओवर तक जाएगा, और इस दौरान एक विकेट भी गिर गई है, 8वीं विकेट गिरी है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड को आखिरी ओवर में अब 15 रन दरकार होंगे। तो इसका मतलब है जब तक बेन स्टोक्स मौजूद है क्रीज पर, इंग्लैंड के लिए उम्मीद की शमा रोशन है।
लेकिन ये वही बेन स्टोक्स हैं कि एक मरतबा जब इनके हाथ में गेंद समा दी गई थी 2016 में ईडन गार्डन्स कोलकाता में वर्ल्ड T20 के फाइनल में, तो कार्लोस ब्रैथवेट ने इनको छक्के लगाकर अपनी टीम को एक नाकाबिले यकीन फतह से हमकिनार कराया था। यहाँ देखना यह है कि बेन स्टोक्स इस प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि आखिरी गेंद पर वो आउट हुए हैं बैट्समैन जो इंग्लैंड के, तो अब देखते हैं कि बेन स्टोक्स इस सिचुएशन में जब आखिरी ओवर का सामना करेंगे तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन बड़ा सनसनीखेज मुकाबला, दिलों की धड़कन कम और ज्यादा होती हुई, और यहाँ मीडिया बॉक्स में मौजूद तमाम लोग और फिर शायकीन क्रिकेट जिसे कहते हैं कि दे आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ देयर सीट। तो अब देखें क्या होता है फाइनल में। मिर्जा साहब, ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो कैसा हुआ वर्ल्ड कप? पिचेस बिल्कुल अलग थी, मौसम भी अलग रहा, बारिशों ने भी खूब मजा किरकिरा किया मैचेस का, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ संभला मौसम और मैचेस अच्छे देखने को भी मिले। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, कैसा मजा आया मैच का? देखिए, ये मदिया इस वक्त तो ये क्लाइमेक्स है इस वर्ल्ड कप का। थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल बेग साहब और खालिद महमूद साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।